आप, मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गुजरात से है, जहां गुजरात के वलसाड में बड़ा हादसा देखने को मिल रहा है। औरंगा नदी पर बन रहा पुल अचानक ढह गया। स्लैब और रॉड गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ है। 4 से ज्यादा मजदूर मलबे में दब गए। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की वलसाड से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, गुजरात के वलसाड के पास औरंगा नदी पर बन रहे एक निर्माणाधीन पुल का स्लैब और रॉड गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। और इस पूरे हादसे में अभी तक 4 से ज्यादा मजदूर मलबे में दबे हुए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना में किसी की जान जाने की तत्काल कोई खबर नहीं है, लेकिन कुछ मजदूर इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपको गुजरात के वलसाड के पास की है, जहां औरंगा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल की यह तस्वीर है, जो अचानक इसका स्लैब गिर गया और रॉड गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। और इस दौरान कोई अनहोनी नहीं हुई है हालांकि, लेकिन इस बीच कई मजदूर जो है वो गंभीर रूप से घायल है और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। स्लैब और रॉड गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। गुजरात के वलसाड के पास औरंगा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का स्लैब और रॉड गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। औरंगा नदी पर यह पुल बन रहा था और अचानक से ढह गया। कह सकते हैं कि निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि कोई अनहोनी नहीं हुई है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और इसमें अभी कितने लोग घायल हैं फिलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन किसी की जान जाने की तत्काल कोई खबर नहीं है। आज सुबह इस सिटी में जो औरंगा रिवर है, वहाँ पे एक नया ब्रिज बन रहा है। तो वहाँ पे एक गर्डर को नुकसान हुआ था। उससे वो गर्डर जो उसको नुकसान हुआ और उसकी वजह से एक अकस्मात हुआ है। और उसमें जो 5 कामगार लोग हैं उनको ईजा पहुँची है। किसी की डेथ नहीं हुई है, कोई भी कैजुअलिटी नहीं। यहाँ पे वो जो गड्ढे रखने की कामगिरी चल रही थी, ये पहला ही गड्ढा था और ये कुछ टेक्निकल एरर्स थी, तो इसकी वजह से ये हो सकता है। और बता दें आपको, ये पुल गिरने का बड़ा मामला सामने आया है, जहां गुजरात के वलसाड में बड़ा हादसा हुआ है। औरंगा नदी पर बन रहा पुल ढह गया और इस बीच हालांकि किसी की जान नहीं गई है, लेकिन स्लैब और रॉड गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। पुल का यह हिस्सा कैसे ढहा और इसकी शुरुआती जांच में क्या खामियां आई है, इसको भी लेकर फिलहाल जांच जारी है। और जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के समय सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था, यानी तमाम सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से निर्माणाधीन पुल ढहा है उसको देखकर, यह खौफनाक तस्वीर देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि और भी बड़ा हादसा हो सकता था, लोगों की जानें जा सकती थी, लेकिन ये अनहोनी टल गई और स्लैब और रॉड गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल कई मजदूर जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वलसाड से मनजीत सिंह जुड़ गए हैं। मनजीत, पुल का यह हिस्सा कैसे ढहा? क्या शुरुआती जांच में कोई तकनीकी खामियां पाई गई है? क्या कुछ जानकारी और अपडेट? जी, तकनीकी जानकारी से सामने आई है कि यहाँ पे काफी गंभीर अकस्मात जो हुआ है सुबह करीबन 8 बजे के समय, और पुल के नीचे गिरने से 4 लोग दबने से इंजर्ड भी बताया जा रहा है। किसी की जानहानि तो फिलहाल नहीं हुई है इसमें, लेकिन पूरी तरीके से सरकारी काम पे जितने भी सरकारी अधिकारी, इनके काम पे पूरी तरीके से सवाल उठ चुका है कि ये काम इस वक्त कैसे इस तरीके से हुआ है, क्या इस काम में खामियां रह गई है, किस तरीके से ये जो लापरवाही सामने आई है, ये पूरी तरीके से सवाल बहुत बड़ा उठ चुका है सरकारी जितने भी अधिकारी उन पे। मंजीत, घटना के समय क्या उन सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया? और सवाल ये भी है कि जो लोग घायल हुए हैं उनकी अभी स्थिति क्या है, क्या उनका इलाज चल रहा है और फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी, एक्चुअली घटना स्थल से जो भी 4 मजदूरों को फिलहाल तो निकाल दिया गया, नजदीकी अस्पताल में उनकी ट्रीटमेंट जारी है। और इस मामले में ये चीज सामने आ रही है कि घटना स्थल पे किसी भी सेफ्टी का या किसी भी सेफ्टी जो एक इंटेंशन हो, तो वो कोई भी चीज की वहाँ पे चीजें अवेलेबल नहीं थी।
और फिलहाल इस वक्त किसी की जानहानि को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और पासी के अस्पताल में ये ठीक है मनजीत, ऐसे एडमिट है में पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के एनडीए सांसदों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी के एनडीए सांसदों से मुलाकात की है और एनडीए सांसदों से प्रधानमंत्री ने बातचीत भी कहा। उन्होंने कहा कि मजबूती के साथ आप लोग क्षेत्र में रहिए, जनता को लाभकारी योजनाओं के बारे में बताइए और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जनता को लाभकारी योजनाओं के बारे में बताइए और साथ ही उन्होंने कहा कि आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संसद परिसर में टीएमसी सांसद के सिगरेट पीने का वीडियो वायरल। सौगत रॉय के सिगरेट पीने का वीडियो वायरल हुआ और संसद में ई सिगरेट पीने वाले सांसद पर कार्रवाई चाहते थे। बता दें आपको, संसद परिसर में बीजेपी सांसदों ने सौगत रॉय को टोका और बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो ई सिगरेट का मुद्दा है लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। सदन के अंदर विरोध देखने को मिला और इसके बाहर जो है सिगरेट को लेकर काफी विरोध देखने को मिला। संसद के अंदर भी इसका विरोध देखने को मिला। संसद में ई सिगरेट पीने वाले सांसद पर कार्रवाई चाहते थे और इसको लेकर जो है लगातार विरोध जारी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर बता दें आपको, संसद में ई सिगरेट पीने का मामला अनुराग ठाकुर ने लिखित में शिकायत दी है। टीएमसी सांसद ने सदन के अंदर ई सिगरेट अनुराग ठाकुर का यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लिखित में शिकायत मांगी और कहा कि टीएमसी सांसद ने सदन के अंदर ई सिगरेट पी। अनुराग ठाकुर का यह बड़ा बयान सामने आया है। बता दें आपको, कल लोकसभा स्पीकर ने लिखित में शिकायत मांगी थी और अनुराग ठाकुर ने लिखित में शिकायत दी। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर ई सिगरेट पिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कनिका हमारे साथ जुड़ी हुई है लाइव। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं कनिका का। कनिका, संसद में ई सिगरेट का मुद्दा जो है लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है और अब तो अनुराग ठाकुर ने लिखित में भी शिकायत दी है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल लोकसभा में जिस तरह से लगातार अनुराग ठाकुर ने परसों ई सिगरेट पीने का मामला उठाया था, दरअसल टीएमसी के सांसद का नाम लेते हुए अनुराग ठाकुर ने ये बड़ा एलिगेशन लगाया था कि टीएमसी का एक सांसद जो है वो ई सिगरेट का इस्तेमाल जो है संसद के अंदर कर रहे थे, जिसको लेकर जो है अनुराग ठाकुर ने इस मामले को उठाया था। फिलहाल अभी अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि टीएमसी सांसद जिन्होंने ई सिगरेट का इस्तेमाल किया है उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और पत्र में अनुराग ठाकुर ने यह भी मेंशन किया है कि एक पार्लियामेंट में नियम और कानून होते हैं जिसके मद्देनजर हर सांसद को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पार्लियामेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाए। और इसको लेकर जो है अब लोकसभा स्पीकर को अनुराग ठाकुर ने रिटर्न लेटर जो है वो लिखा है, यानी कि पत्र लिखा है और तुरंत कार्रवाई करने की मांग जो है वो की है। दरअसल कल भी टीएमसी के सांसद हैं सौगत राय, जो कि संसद परिसर के बाहर मकर द्वार पर जो है संसद के अंदर सिगरेट पी रहे थे, जिसमें जगदम्बिका पाल और गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनको टोका भी था कि किस तरह से आप अपने साथ साथ उनकी सेहत और बाकी लोगों की सेहत को भी खतरे में डाल रहे हैं। जिसके बाद जो है टीएमसी सांसद ने ये कहा कि हाउस के अंदर तो सिगरेट नहीं पी सकते लेकिन प्रेमाइसिस के अंदर तो पी सकते हैं। और इस तरह की दलील जो है वो टीएमसी लगातार दे रही है, लेकिन बिल्कुल पार्लियामेंट में, संसद में एक नियम और एक कानून होता है जिसका परंपरा और जिसका पालन करना हर सांसद का जो है कर्तव्य बनता है। और इसी मामले को लेकर लगातार ई सिगरेट पे विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के तमाम सांसद इस मामले को उठा रहे हैं और अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर को इस मामले को लेकर पत्र लिखा है और तुरंत कार्रवाई करने की मांग भी रखी है। देखिए, जिस तरह से सदन के अंदर ई सिगरेट का मुद्दा उठा है और जिस तरह से ई सिगरेट पिया गया है, ये एक उल्लंघन है, लेकिन इसके बाद क्या लगता है कि क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा?
देखिए अगर हम ई सिगरेट की मामले की बात करें, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर क्या मामला है, तो जिस तरह से लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा गया है, पहले तो लोकसभा स्पीकर इस मामले को लेकर संज्ञान लेंगे। हालांकि अनुराग ठाकुर की ओर से रिटर्न लेटर लिखा गया है जिसमें उन्होंने कई नियमों का उल्लेख करते हुए बताया है कि किस तरह से सांसद जो हैं वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं टीएमसी सांसद पे कार्रवाई करने की मांग भी की है। अब इस पूरे मामले को लेकर संसद परिसर के अंदर की बात है तो लोकसभा स्पीकर जो है इस पे कार्रवाई करेंगे। हालांकि जनरली ऐसी कोई कंप्लेंट होती है तो एक कमेटी बनाई जाती है जो कि इस कमेटी में ये मेंबर नाम जाता है और उसके बाद जो है वो कमेटी तय करती है कि आखिरकार क्या कार्रवाई की जाए। लेकिन फिलहाल ये मामला संसद के भीतर का है तो इसमें लोकसभा स्पीकर जो है वो कार्रवाई करेंगे और देखना यही होगा कि अनुराग ठाकुर के इस मामले के बाद क्या कुछ कार्रवाई जो है वो टीएमसी सांसद पे होती है और क्या लोकसभा में कोई इसको लेकर नया एडवाइजरी आएगी, क्योंकि इस तरह की चीजें जो है वो अक्सर देखने को मिल रही है और एक बड़ा मुद्दा जो है वो इस बार बीजेपी की ओर से टीएमसी को घेरते हुए उठाया गया है और ये मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है कनिक, ऐसे में तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अवैध खप सिरप मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, यूपी, झारखंड और गुजरात में 25 ठिकानों पर छापा, रांची और अहमदाबाद में भी ईडी की छापेमारी, शुभमन जायसवाल के सहयोगी के ठिकाने पर ईडी का रेड और कप सिरप केस में मुख्य आरोपी है शुभम जायसवाल। बड़ी और अहम जानकारी, रांची और अहमदाबाद में भी ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। कप सिरप मामले में ये बड़ा एक्शन अब तक का देखने को मिल रहा है। शुभमन जायसवाल के सहयोगियों के ठिकाने पर ईडी का रेड और कप सिरप केस में मुख्य आरोपी है शुभम जायसवाल। अवैध कप सिरप मामले में ईडी लखनऊ यूनिट की टीम ने, बता दें आपको, और इसके साथ साथ झारखंड और गुजरात में 25 ठिकानों पर छापा मारा है और इसके साथ ही रांची और अहमदाबाद में भी ईडी ने छापेमारी की है। इस दौरान अवैध कप सिरप मामले में ईडी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। अवैध कप सिरप के व्यापार को लेकर पिछले कई महीनों से देखने को मिल रहा था कि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और ये जो मामला है ये लगातार तूल पकड़ता जा रहा था और ऐसे में अब ईडी ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। और ये ताजा तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं। अवैध कप सिरप मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और ये ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। अवैध कप सिरप के व्यापार को लेकर पिछले कई महीनों से जो है लगातार ये तार जो है ये फैलता जा रहा था, लेकिन अब ईडी ने जांच शुरू कर दी है और इस दौरान ये बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से देखने को मिल रही है। यूपी, झारखंड और गुजरात में 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है और शुभम जायसवाल के सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में 2 आरोपियों को रिमांड मंजूर, बता दें आपको, कोडेन कप सिरप केस में रिमांड मंजूर। दोनों आरोपियों को 55 घंटे की रिमांड लखनऊ कोर्ट ने रिमांड को मंजूरी दी है और 14 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में दोनों आरोपी रहेंगे। आरोपी आलोक और अमित जेल में है। दोनों आरोपियों को 55 घंटे की रिमांड मिली है। बता दें आपको, कोडेन कप सिरप केस में रिमांड मंजूर, लखनऊ कोर्ट ने रिमांड को मंजूरी दी है। अवैध कप सिरप का जो मामला है लगातार ये कई दिनों से जो है सुर्खियों में था और इसको लेकर ईडी और लगातार पुलिस प्रशासन की टीम जो है लगातार एक्शन ले रही थी और ऐसे में अब देखने को मिल रहा है कि लखनऊ में 2 आरोपियों को रिमांड मंजूर और कोडेन कप सिरप में केस में ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकित सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अंकित का। अंकित, कोडेन कप सिरप को लेकर जो है ये अवैध कप सिरप का मामला लगातार उठ रहा था और ऐसे में अब बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है और अब तक क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल आपको बता दें कि ईडी द्वारा कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद समेत झारखंड समेत कई जगहों पर छापेमारी जो है वो लगातार की जा रही है। इसी बीच ईडी ने जो है आलोक और अमित, इन दोनों की जो मांगी थी 55 घंटे की इनकी रिमांड मिल गई है। सूत्रों की अगर बात मानी जाए तो इन दोनों से जब पूछताछ की जाएगी तो उसमें कई अहम चीजें जो है वो निकलकर सामने आ सकती हैं, क्योंकि बर्खास्त सिपाही आलोक और अमित ये दोनों शुभम जायसवाल के काफी करीबी माने जा रहे थे।
थे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये दोनों ही मिलकर इंडिया में पूरा नेटवर्क जो था वो कोडीन कफ सिरप का संभाल रहे थे। इनकी 55 घंटे की पूछताछ जो है वो की जाएगी। 55 घंटे की पूछताछ के अंदर कई अहम चीजें जो है वो निकलकर सामने आ सकती हैं और जैसे जैसे ईडी अपनी पूछताछ कर रही है वैसे वैसे परत दर परत खुलासे जो है वो लगातार होते जा रहे हैं। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस पूरे प्रकरण में जैसे जैसे पूछताछ की जाएगी वैसे वैसे कई अहम सुराग वो निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से शुभम जायसवाल की बात की जाए तो शुभम जायसवाल जब से तो शुभम जायसवाल जो है वो पूरी गिरफ्त से बाहर है और लगातार फरार चल रहा है। तो शुभम जायसवाल पर शिकंजा कसने के लिए, इनके पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए, इनकी फंडिंग कहां से होती थी, इनके जो दस्तावेज थे वो कहां से तैयार किए जाते थे, इस पूरे सिंडिकेट में कौन कौन से लोग शामिल थे, इन सब अहम बिंदुओं पर ईडी की जो टीमें हैं वो लगातार जांच करेंगी। और सूत्रों की अगर बात मानी जाए तो जो 55 घंटे की रिमांड मिली है, ये रिमांड ईडी के लिए काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ईडी जो है इन दोनों से पूछताछ के दौरान कई अहम चीजें जो है वो निकलवा सकती है। अंकित, जिस तरह से लगातार ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है और झारखंड की बात कर ले या फिर यूपी की बात कर ले या फिर रांची की हम बात कर ले, तो लगातार ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरह से दस्तावेज खंगाला जा रहा है और ईडी बड़ी कार्रवाई कर रही है, ईडी के हाथ और कुछ अहम सुराग लग सकते हैं? बिल्कुल साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ईडी जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है, तकरीबन 25 जगहों पर छापेमारी जो है वो की गई है। उस छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज जो है वो सूत्रों की माने तो ईडी के हाथ लगे हैं। ईडी उन दस्तावेजों को लेकर कार्यालय पहुंची है, वहां पर उन दस्तावेजों की अहम जानकारी जो है वो निकाली जा रही है। उसके साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले हैं उनकी भी जांच जो है वो लगातार की जा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक नेक्सस था, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट था जो कि ऑपरेट किया जा रहा था। जब पीछे लगी है तब से ईडी ने पूरे नेक्सस की कमर तोड़ दी है और लगातार ईडी जो है वो अपनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। सबसे बड़ी चीज है कि जो ये आरोपी आलोक, बर्खास्त सिपाही आलोक और अमित, इन दोनों गिरफ्तारी हुई है कि रिमांड जो है 55 घंटे की रिमांड मिली है। ये रिमांड काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये दोनों शुभम जायसवाल काफी करीबी माने जाते थे। ऐसा भी बताया जाता है कि यही दोनों इंडिया के अंदर शुभम जायसवाल के पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करते थे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए पूरी भूमिका जो है यही लोग तैयार करते थे। तो ये जो 55 घंटे की रिमांड है ये काफी अहम मानी जा रही है और ऐसा भी कयास जताया जा रहा है कि इस 55 घंटे के अंदर इनसे जो पूछताछ होगी उसमें एक बहुत बड़े नेक्सस का खुलासा होगा और कई अहम चीजें जो है वो निकलकर सामने आएगी। और जिस तरह से लगातार ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है और ये 55 घंटे की जो पूछताछ होगी उसमें अब देखना होगा कि क्या कुछ इस पूछताछ में और क्या कुछ और अहम जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। ठीक है अंकित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के अमरोहा में ऑपरेशन टॉर्च को बड़ी कामयाबी मिली है। बांग्लादेशी महिला और उसका पति गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें आपको, महिला रीना बेगम अपने पति के साथ गिरफ्तार हो चुकी है। कटरा में सुनहरी मस्जिद के पास रह रही थी महिला। कई घंटों की पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल बॉर्डर से पति के साथ भारत आई थी महिला। उत्तर प्रदेश में अब तक के अपने सबसे बड़े वेरिफिकेशन अभियानों में से एक ऑपरेशन टॉर्च को शुरू किया गया है और ये अभियान जो है अवैध अप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें हिरासत में लेने के मकसद से पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर इस ऑपरेशन को ज्यादातर रात में चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीम फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करके झुग्गी झोपड़ियों, शेल्टर, बस स्टेशन और रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर लगातार चेकिंग कर रही है और इसी वजह से इसका नाम ऑपरेशन टॉर्च रखा गया है। क्या हो रहा है इस ऑपरेशन का प्रभाव? और पहले कुछ दिनों में अकेले वाराणसी में 500 से ज्यादा संदिग्ध पकड़े गए हैं। इसी के साथ मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे जिलों में भी रात भर चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि राज्य में 17 जिलों में जो है बड़े पैमाने पर डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। और इसी खबर से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बता दें आपको, बांग्लादेशी महिला घुसपैठिए पर बड़ा खुलासा हुआ है। रील बनाने के चक्कर में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला इंस्टाग्राम पर रील बनाया करती थी रीना बेगम। आज कोर्ट में पेश की जाएगी रीना बेगम। ढाका की रीना पर घुसपैठ के आरोप में केस दर्ज हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं आपको इस वक्त की महिला रीना बेगम को लेकर ये बड़ी जानकारी है। अमरोहा में ऑपरेशन टॉर्च को बड़ी कामयाबी मिली है और इस दौरान ढाका की रीना पर घुसपैठ के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के सैनिक फॉर्म में
बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अवैध निर्माण पर डीडीए ने की बड़ी कार्रवाई। डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। डीडीए की जमीन से अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से यह बड़ी खबर है, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह से स्क्रीन पर डीडीए की जमीन से अवैध कब्जों को लगातार मुक्त करवाया जा रहा है और ऐसे में अवैध निर्माण पर डीडीए ने ये बड़ी कार्रवाई की है। लगातार जो है अवैध निर्माण और अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको लेकर डीडीए भी अब सख्त तेवर अपना रहा है और इसके साथ ही जो है अवैध निर्माण पर डीडीए की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई जो है ये दिल्ली के सैनिक फार्म में बुलडोजर एक्शन के दौरान देखने को मिला है। और अवैध निर्माण पर डीडीए ने ये बड़ी कार्रवाई की है। डीडीए की जमीन से अवैध कब्जे को मुक्त करवाया जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैलिफोर्निया के अल्बांडा सिटी में ब्लास्ट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अंडरग्राउंड गैस में कंस्ट्रक्शन के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। कैलिफोर्निया के अल्बांडा सिटी में ब्लास्ट हुआ है और ये बड़ी खबर कैलिफोर्निया से है, जहां ब्लास्ट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कैलिफोर्निया में अचानक ब्लास्ट हुआ और इस धमाके में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें आपको बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे कैलिफोर्निया से ये बड़ी खबर है, जहां अल्बांडा सिटी में ब्लास्ट हुआ है और ये ब्लास्ट की तस्वीरें भी हम आप तक साझा कर रहे हैं। जहां ब्लास्ट की ये जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है, कितनी भयानक और कितनी डरावनी है। अंडरग्राउंड गैस में कंस्ट्रक्शन के दौरान ये ब्लास्ट हुआ और इस दौरान 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। थाईलैंड और कंबोडिया में सीमा विवाद तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कई दिनों से दोनों देशों में गोलीबारी जारी है। भीषण जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। 2 महीने भी टिक नहीं पाया दोनों देशों में सीज फायर। थाईलैंड और कंबोडिया में सीज फायर फेल होने पर ट्रंप दुखी है और एक फोन कॉल करके युद्ध रुकवा दूंगा। ट्रंप की ओर से ये बड़ा बयान भी सामने आया है। थाईलैंड और कंबोडिया एक बार फिर आमने सामने है और दोनों देशों के बीच सीमा पर जंग जारी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा करीब 2 महीने पहले करवाए गए दोनों देशों के बीच युद्ध विराम समझौता टूट गया है और थाईलैंड ने कंबोडिया की सीमा पर भारी एयर स्ट्राइक की है, जिसमें कंबोडिया सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 ताकतवर देशों के बीच जारी युद्ध को लेकर बड़ी बात कही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि वो एक बार फिर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी भीषण जंग को रोकने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं एक फोन कॉल करके 2 बहुत ताकतवर देशों थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई रोकूंगा। और साथ ही पेंसिल्वेनिया में एक रैली में ट्रंप ने उन लड़ाइयों की लिस्ट भी गिनवाई जिसे रोकने का वो दावा करते हैं। इस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान जंग का भी जिक्र किया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की हालत नाजुक। खालिदा जिया को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। 23 नवंबर से ढाका के एवर केयर अस्पताल में भर्ती है। बड़ी और अहम जानकारी बता दें आपको, पूर्व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री खालिदा जिया की तबीयत जो है बिगड़ती नजर आ रही है। ढाका के एवर केयर अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर ने जानकारी दी है कि देर रात उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया और 80 वर्षीय बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की चेयरपर्सन 23 नवंबर को भर्ती हुई थी और इसी के बाद से उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है। वो कई अंगों की जटिल समस्याओं से जूझ रही हैं। एक बयान में उनकी मेडिकल टीम के प्रमुख कार्डियोलॉजिस्ट शहाबुद्दीन तलुकदार ने बताया कि जिया के ऑक्सीजन लेवल में अचानक गिरावट आई है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, जिसकी वजह से डॉक्टरों को उनका रिपोर्ट जो है वो बढ़ाना पड़ा और जिया का शुरू में इलाज हाई फ्लो नाजल कैनल्यू और BiPAP सपोर्ट में किया गया था, लेकिन उनकी हालत स्थिर नहीं हो पाई। बोर्ड ने बताया कि जब कोई सुधार नहीं हुआ तो उन्हें उनके फेफड़ों और शरीर के और अहम अंगों को आराम देने के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। फिलहाल उनकी हालत नाजुक है और इलाज जारी है।